राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पुतिन के दौरे से पहले आज भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा समेत तमाम मुद्दों पर आज सहमति बनी है। बड़े बड़े समझौते हुए हैं और भारत और रूस की दोस्ती पर जो पिछले कुछ बरसों से सवाल उठाए जा रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब आज पहले इस बैठक से मिले और उसके बाद थोड़ी देर पर न्यूज़ 24 की स्क्रीन पर मोदी और पुतिन की दोस्ती की जो तस्वीरें आप देखने वाले हैं, उससे रहे सहे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के ठीक पहले रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट भारत आ चुकी हैं। आज S-500 की डील पर बात होगी। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर परेशान है। साथ ही भारत 30 साल पुराने इंसास राइफलों की जगह रूस से AK-203 राइफल्स खरीद रहा है। बल्कि आपको पता ही है, रूसी राइफल्स भारत में बनाने का, अमेठी में बनाने का एक अहम समझौता भी हो चुका है। पुतिन ने कोविड के बाद अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना है। रूस के साथ भारत का संबंध चीन के लिए भी एक इशारा होगा कि उसके पास एशिया में एक और ऑप्शन है। अमेरिका के खिलाफ ही रूस और चीन नजदीक आए थे। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक सीमा विवाद रहा है। ऐसे में रूस जानता है चीन मौका पाकर कभी भी पलटी मार सकता है। और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इस दोस्ती ने। बहुत सरकारें आई दोनों तरफ, बहुत नेता आए और चले गए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती अभी भी जस की तस बनी हुई है। जैसा मैंने पहले कहा, हाल के बरसों में सवाल जरूर उठे थे। भारत अमेरिका के ज्यादा करीब हो गया, उधर रूस चीन और पाकिस्तान के करीब हो गया। तब भारत में भी सवाल उठने लगे, क्या भारत की विदेश नीति सही रास्ते पर है? क्या अमेरिका के हम बहुत ज्यादा करीब तो नहीं जा रहे हैं कि रूस हमसे दूर हो गया, जो मुश्किल में हमारे साथ हमेशा खड़े रहने वाला एक पक्का दोस्त था। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, पुतिन की भारत यात्रा से और जो तमाम समझौते दोनों सरकारों के बीच हो रहे हैं, उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। जरा पहले समझते हैं पुतिन की भारत यात्रा से अमेरिका को क्या नुकसान है। इंडो पैसिफिक दुनिया भर की महाशक्तियों के लिए आप जानते ही हैं, हाल के सालों में जोर आजमाइश का केंद्र बना हुआ है। रूस और अमेरिका दोनों ही इस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश बिना भारत की मदद के अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है, अगर भारत रूस के साथ नेवल बेसिस को इस्तेमाल करने की संधि फाइनल कर लेता है तो इससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत सबसे बड़ा खरीदार। अगर भारत रूस के साथ कई दूसरे तरह के हथियारों की डील करता है तो इससे अमेरिकी डिफेंस मार्केट को बड़ा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इस डील से रूस को खूब पैसा भी मिलेगा, जिसे अमेरिका को लगता है कि वो पैसा रूस अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये अमेरिका के कुछ डर भी हो सकते हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान में से ज्यादा टेंशन होगी। आज राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, भारत में पुतिन, टेंशन में चीन पाकिस्तान, क्या वाकई ऐसा है और क्यों? और दूसरा, क्या बाइडेन को भाएगी मोदी पुतिन की दोस्ती? राष्ट्र की बात में जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आज नलिन कोहली आ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अभी मेहमान बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, अनिल त्रिगुनायत जी हैं, जो कि रूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं। और मेरे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा और मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल। आप सभी का स्वागत। नलिन कोहली, आपसे शुरू करूंगा। नलिन जी, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बार बार कहा, हाल के दिनों में आप भी जानते हैं भारत और अमेरिका की करीबी जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे चाहे आपके राजनीतिक विरोधी हों या फिर रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञों में भी एक वर्ग यह चिंता जता रहा था कि हम क्या रूस से बहुत दूर तो नहीं हो रहे, क्या हमारी विदेश और कूटनीति क्या एक पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा तो नहीं झुक रही है, क्या बैलेंस बिगड़ तो नहीं रहा है। आलोक शर्मा भी आ गए। क्या आपको लगता है आज की इस बैठक और जो समझौते हो रहे हैं नलिन जी, उनसे बहुत सारे शक आज दूर हो जाने चाहिए?
मानक जी नमस्ते। पहली बात तो इसको देखना चाहिए कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से हर देश का ये दायित्व भी है और उसका अपनी जरूरत भी है। आपने बंद कर दिया उसका, जरूरत भी है कि वो अपने हितों की रक्षा करे, पहली बात। दूसरी बात है कि रूस के साथ हमारा हमेशा एक पारंपरिक ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छा संबंध रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें बड़ा ही है। अगर आप याद करेंगे तो 2-1 साल पहले पुतिन जी की सरकार ने मोदी जी को वहां रूस की सबसे बड़ी जो वहां पे सिविलियन ऑनर है उसे दिया था। हमारी मैत्रिता बड़ी है और आज S-400s आने हैं और आप जहां मानेंगे कि S-400s एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए अपने रक्षा की नीति के दृष्टिकोण से। दूसरी बात, ये हम तब ले रहे हैं जब अमेरिकन प्रेशर भी रहा है कि इसको ना लिया जाए क्योंकि एक सैंक्शंस का इशू है। तीसरी बात है कि भारत के रिश्ते रूस के जगह अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, पर इसके साथ साथ भारत के रिश्ते कई देशों के साथ और मजबूत हुए हैं और इसमें इसका ये अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि हम किसी एक देश को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ अपनी जगह है, रूस के साथ एक बड़े पारंपरिक अच्छे ऐतिहासिक रूप से एक अपनी जगह है। और अगर पुतिन जी भारत आ रहे हैं अपने पहले दौरे पे, वो भी कोविड के जमाने में, अब अगर निकल के आए तो इससे ये भी तो दिखता है कि रूस भी भारत और भारत भी रूस को कितना महत्वपूर्ण एक अपने रिश्तों के दृष्टिकोण से मानता है। ओके, आलोक शर्मा। आलोक जी, क्योंकि आपकी पार्टी अक्सर सवाल उठाती थी कि खासतौर से तब जब हमने देखा कि रूस, चीन और पाकिस्तान, रूस और पाकिस्तान ने तो संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया, यहां तक नौबत आ गई थी। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा, रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के विशेषज्ञ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सबको ऐसा लगता था कि क्या हम अमेरिका के ज्यादा करीब तो नहीं जा रहे। लेकिन आज जो पुतिन साहब की इंडिया विजिट है और जो आज समझौते हो रहे हैं, आलोक जी, क्या उससे बहुत सारे शक दूर नहीं हो जाने चाहिए कि नहीं हम हमारी कूटनीति सही जा रही है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से पिछले 7 वर्षों में हैंडल की गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से ढुलमुल है। आप जाकर कहें बार ट्रंप सरकार और फिर आप सोचें कि जो बाइडेन जो हैं आपको अमेरिकन पॉलिसी में मदद करेंगे, आप श्रीलंका में एक राष्ट्रपति को जाकर ओपनली सपोर्ट करें, फिर आप सोचें कि चाइना श्रीलंका में एंटर नहीं करेगा, आप इजराइल में जाकर एक व्यक्ति को सपोर्ट करें और वो हार जाए, फिर आप सोचें कि बॉर्डर मैनेजमेंट के इक्विपमेंट हमें मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर आपकी बात ट्रंप सरकार कहें और कोरोना का वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है वो 3-3 महीने इस मुद्दे पर डिले हो, तो मुझे लगता है नेपाल जैसा जो एलाई था वो भी हमसे दूर हो गया। चाइना कई जगह हमारे यहाँ पर गांव बसाकर बैठा है और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देने पर लगे हुए हैं। आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है 7 वर्षों का अगर देखें हम, वो इवेंट मैनेजमेंट तक रह गई है, गले मिलने तक रह गई है, शो ऑफ तक रह गई है। चाइना के राष्ट्रपति जब आए थे तो लुंगी पहनकर और तमाम तरह के, वो एक टेंट हाउस वाले ने बहुत अच्छा काम तमिलनाडु में किया था, याद होगा ना। उसके बाद क्या हुआ, जाते ही उन्होंने डोकलाम किया था। आज भूटान जैसा देश जिसकी सिक्योरिटी हमारे दायित्व है वो भी हमसे दूर हो रहा है। चाइना का कॉन्सुलेट भूटान में नहीं था, उसकी भी बनने की तैयारी हो रही है। भारत पाकिस्तान की एक आज हालत ये है। नहीं, लेकिन आलोक जी, नहीं, ये सारी बातें ये विदेश नीति पर आप अक्सर उठाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज जो पुतिन साहब भारत आए और जैसा नलिन कोहली कह रहे हैं उन्होंने इंडिया को अपनी पहली विजिट के लिए चुना, तो फिर उससे तो शक दूर हो जाने चाहिए। यही इवेंट मैनेजमेंट, पहले चुना, दूसरा चुना, तीसरा चुना, ये सब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे। पहली चीज मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 7 वर्षों से पहले चाइना और पाकिस्तान के बीच में साझा युद्धाभ्यास कब हुआ था, कौन से समय पे हुआ था, कौन से साल में हुआ था? चाइना हमारे यहाँ पर घुसकर बैठा है, रशिया का एक स्टेटमेंट नहीं आता है। आज रशिया अपने वेपन्स दे रहा है पाकिस्तान को, क्या ये सच्चाई है कि नहीं है? पूरी तरह से जो रिलेशंस हमारे 50 वर्षों से, आज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इंदिरा गांधी जी की फोटो रखी हुई है। 1971 में एक समझौता हुआ और 3 महीने के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और अमेरिकन 7 बेड़े गल्फ कंट्रीज में खड़े रह गए केवल हमारी दूरदृष्टिता के कारण। लेकिन आलोक जी देखिए लेकिन आलोक जी आज के विजिट पर आपको एक चीज और मानना पड़ेगा, आइएगा उस पर भी, एक चीज आपको भी मानना पड़ेगा। आ रहा हूं नलिन कोहली, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा कि अमेरिका से हिंदुस्तान की जो दोस्ती है वो आपकी सरकार के दौरान ही मजबूत होना शुरू हुई थी और रूस को तभी से दिक्कत थी। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने अमेरिका के बहुत
बहुत ज्यादा करीब चले गए और रूस नाराज हो गया, तो ये गलत नहीं है क्या? देखिए, मुझे लगता है नॉन अलाइन मूवमेंट पंडित नेहरू जी ने शुरू किया था। तो वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप एक देश के राष्ट्रपति, आप यहां पर दूसरे देशों में जाकर सरकारें बनवाएंगे और फिर सोचेंगे कि वो सरकारें जो नई चुनकर आई हैं वो आपकी मदद करेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में बांग्लादेश की एक हीरोइन आकर ममता बनर्जी का प्रचार करे तो पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री चालू हो जाती है कि बाहर करो इसको यहां से, और आप दूसरे देशों में जाकर सरकार बनवाएंगे। मुझे लगता है कि विदेश नीति का वह भी नहीं पता है इस सरकार को। मैं उत्तर देता हूं आपके मूल प्रश्न का। आज रशिया के राष्ट्रपति आए हैं, बहुत स्वागत है। विदेश नीति में जो पॉजिटिव हो सके हम मोदी साहब से उम्मीद करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्वाड का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्वाड ग्रुप का, यूएसए, जापान, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अभी से वहां से जो रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं, मेक इन इंडिया और मेक पता नहीं कौन कौन से फार्मूले अभी बताए थे। आज आप कितनी बड़ी डील करने जा रहे हैं, विपक्ष उसके बाद देखेगा और अपना करेगा। आप आज मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं, आप राइफल भी खरीद रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर भी खरीद रहे हैं रशिया से। हम जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी कितनी आ रही है। हम जानना चाह रहे हैं कि मिग 29 और सुखोई 30 के स्पेयर पार्ट कितने मोदी जी नेगोशिएट कर पाते हैं। मुझे लगता है कि विदेश नीति एक सतत प्रक्रिया है, कांस्टेंट प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रोसेस को मोदी जी ने तोड़ा है पूरी तरह से। आज हालत यह है कि नेपाल हो, पाकिस्तान हो, आज हालत एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि तालिबान को लेकर चाइना, रशिया और पाकिस्तान इतने नजदीक आए और हम मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। हम तालिबान पर आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं। ये विदेश नीति है। क्यों? क्योंकि ये तो नलिन कोहली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नलिन कोहली बोलिए। मैंने बड़े ध्यान से सुना। अब मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या मुझे हंसना चाहिए, पर मैं जनता पे छोड़ दूंगा कि वो क्या मन बनाना चाहती है कांग्रेस पार्टी के बयानों से। मतलब पहले तो हम बोल दें कि जो पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में कहते हैं इनको हटाइए, मतलब नरेंद्र मोदी जी को हटाइए और हमें लाइए, फिर होगा सब ठीक। और सिद्धू जी जाकर गले लग जाते हैं बाजवा जी के साथ। इमरान खान उनके भाई हैं, तो बंद कराइए ना उनके भाई से जो भारत के खिलाफ जो गतिविधियां होती है। आपने अच्छा किया इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, बहुत बढ़िया देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने भारत में युद्ध लड़के 2 देश बनवा के उसके बाद शिमला समझौता दिया। हम आज भी कश्मीर की बाकी जमीन नहीं ले पाए उस समझौता के चलते। नेहरू जी को भी अच्छा आपने याद किया, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्या हालत और हमारे साथ हुई थी उस युद्ध में। तो ऐसे छोड़िए, ये सारी बातें अपनी जगह हैं। कांग्रेस पार्टी को जो कहना है कहे, लेकिन सबसे बड़ा दुख जो मुझे हुआ, ये तो राजनीतिक बातें हैं, दुख इस बात का मुझे जरूर हुआ कि आज राष्ट्रपति पुतिन देश आए हैं। पहली बार अपने देश से चल के किसी और देश में आए कोरोना काल में, और कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है ये एक इवेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है। तो किस प्रकार का बचकाना सोच इनका हो गया है विदेश नीति को लेके, सुरक्षा नीति को लेके। ये एक वाक्य अपने आप में दिखाता है कि परिपक्व तो बहुत दूर है, बचकाना इनका सोच बन गया है। ओके, ऑलराइट। आलोक जी, पॉलिटिकल डिस्कशन पे लौटेंगे। अभी 3 एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे भी जरा एक राय ले लूं। पहले अनिल त्रिगुणायत। अनिल जी, क्योंकि आप तो रशिया में रहे हैं, आपने भारत रूस के, अच्छा बोलिए आलोक जी, बोलिए। मैं केवल ये कहा कि आज की सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट है। मैंने पुतिन साहब को नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो क्या आउटकम आता है, कितनी टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद हम विपक्ष उसके ऊपर कमेंट करें। ठीक है, ओके। आज तक की विदेश नीति प्योरली इवेंट मैनेजमेंट। चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां से भी हिंदुस्तान में ओके, आपका पॉइंट हो गया। अनिल जी, जरा बताइए, क्या वाकई जो सारे शक, जैसा मैं शुरू से बार बार कह रहा हूं, सारे सवाल थे, क्या पुतिन की ये विजिट और जो समझौते हो रहे हैं उनसे वो सारे शक दूर हो जाते हैं क्या? या जैसे आलोक शर्मा कह रहे हैं कि अभी भी रशिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है, वो अभी भी वहीं है, चीन की तरफ है, तो वो चिंता रहनी चाहिए? देखिए मानव जी, मेरा मानना यह है कि हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से विदेश नीति को चलाता है। तो रूस भी वही करता है और भी दूसरे देश सब वही करते हैं, लेकिन उसके चलते हम लोग अपनी एक स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, और अभी सबकी बातें हो रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं और विशंबर जी एक्चुअली उस वक्त में मॉस्को में ही थे जिस वक्त ये साइन हुई थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पुतिन साहब यहाँ आए थे और हम लोग दिल्ली में थे उस वक्त।
तो ये जो एनुअल समिट जो शुरुआत हुई है, इस सारे 20 साल के दौरान में इस पूरे रिश्ते में प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो एक कांस्टेंट है, और उन्होंने इसके ऊपर काफी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी सरकार रही हो। और भारत और रूस के रिश्ते जब हम बात करते हैं तो वो दोनों के लिए सपोर्टिंग रिश्ते हैं। वो इसलिए नहीं कि भारत ही रूस को चाहता है, रूस भी भारत को चाहता है। और जिसका आज एक प्रतिबिंब आपके सामने है, जब प्रेसिडेंट पुतिन दूसरी बार अपने देश से बाहर निकले हैं पैंडेमिक के टाइम पे। और हमारी जो रिलेशनशिप है, मैं मीडिया के बारे में नहीं इतना बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 85 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, हमारी डिपेंडेंसीज हैं, हमारे एक दूसरे के। आप चीन की बात कर रहे हैं, तो जिस वक्त राजनाथ सिंह जी अभी गए थे बीच में मॉस्को में, तो चाहे भले ही ओपनली रूस ने चीन को क्रिटिसाइज ना किया हो, लेकिन आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके लिए उन्होंने फौरन कहा कि हम आपको देंगे। कारगिल के टाइम पे हम लोग थे, मुझे मालूम है कि जिस वक्त हमें ऑयल सीज की जरूरत पड़ी, रशिया ने कहा जहां से मर्जी ले जाइए उठा के, हम अभी भेज देते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क आपका मदद करेगा? तो हमको रिश्तों को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि सिचुएशन काफी बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है। तो जैसे अब एक टाइम ये था कि भारत और हम रूस दोनों ही, अमेरिका, दुनिया का हर एक देश चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका के साथ ठीक हों। क्या आप चाहते हैं कि चीन उनसे लड़ना चाहता है या रूस रशिया से लड़ना चाहता है? लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, जिसके चलते कॉम्पिटिशन चलता रहता है। तो हमें उसमें देखना कि हमें कितना बड़ा फायदा है इन सब दोस्तों के साथ मिलकर के हो सकता है, और वही डिप्लोमेसी है, और वही आज हो भी रहा है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। इसमें जाहिर है, इसका मतलब अनिल जी साफ साफ कह रहे हैं, अगर रशिया हाल के दिनों में पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुका भी है तो उससे भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ है। विशंबर जी, मैं आपसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन, इन दोनों के बीच पहले भी मीटिंग्स हुई हैं कई बार। इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की केमिस्ट्री, जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग, इनको आप कैसे देखते हैं विशंबर जी? ऐतिहासिक दिन है, और जैसे त्रिगुनायत साहब ने कहा, हम तो बहुत खुश हैं। इसलिए खुश हूं क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब इंडो यूएस ट्रीटी हुई थी, न्यूक्लियर डील, उसके बाद भारत का एक एपरेंट शिफ्ट लग रहा था अमेरिका की तरफ, और ड्यूरिंग ट्रम्प एरा तो ऐसे लग रहा था जैसे मतलब बिल्कुल इंडिया शिफ्ट। हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे, और रशिया में भी लोग डिस्टर्ब होंगे, मैं समझता हूं। और ये दोनों देशों के आज जो जियोपॉलिटिक्स की जो बात की है त्रिगुनायत साहब ने, बहुत ठीक है साहब। आज रशिया के वेस्ट से, रशिया के नाटो से एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। रशिया पे भी सैंक्शंस हैं, इंडिया चाइना का एक स्टैंड ऑफ है। इंडिया का जो तालिबान में इंटरेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा है पिछले उसमें। तो ये एक जियो स्ट्रैटेजिक इसको लाने के लिए नेताओं का कि मोदी जी। विशंबर जी, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं उसको। जनरल सिन्हा, एक कमेंट जरा उस पर करिएगा। विशंबर जी मुझे पता है बाद में उसका जवाब देते। मोदी पुतिन की दोस्ती, उनकी केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग, समझ, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रैटेजिकली उस तथ्यों के, उस वास्तविकता के ऊपर आधारित है। देखिए, ये जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो क्या उसका 21वां साल अभी लग गया है, वो पुतिन साहब जब आए उसके बाद, क्योंकि आपको 91 में पूरा यूएसएसआर बिखर गया था, उसके बाद 10 साल तक ना वो ऐसी शक्ति थी कि जिससे आप डिपेंड हो सके या वो कुछ करने की शक्ति थी। तो इंडिया का नेचुरल था जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई नहीं कि आज के दिन का आया हुआ, हम नॉन अलाइड से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर में हम विश्वास करने लगे कि हम ऑटोनॉमी में हम अपने सभी के तरह से चलेंगे। हाँ। तो देखिए, जो आज 21वां जो समिट है, और उसके ऊपर में G20 में नहीं गए, ग्लासगो में नहीं गए, चाइना का जो बायलैटरल ये था वो नहीं अटेंड करके जब रशियन आ रहे हैं, तो ऐसा कोई वर्किंग विजिट नहीं है। इसके पहले आप देखिए, इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉपरेशंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर की बातें हो रही थी। तो आपको कभी देखिए ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी आई, हमारे पास जितने मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं वो रशिया से आए हैं। तो हमारा तो एब्सोल्युटली वो हमारा पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है। तो इन चीजों को आप जब देखते हैं तो ये जो दोस्ती है, वो केवल जो इश्यूज जो आए, जो क्वाड था और दूसरा 70% हमारा होता था उनके साथ डिफेंस कॉपरेशन,
वो घटकर 46% हो गया। और हमने जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की तो हम अमेरिका के भी गए, हम इजराइल की तरफ, फ्रांस की तरफ से भी ला रहे हैं चीजें। तो इस चीज में पुतिन साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं। पुतिन साहब ये मानते हैं, इवन क्वाड के ऊपर भी उनका बयान है कि हम क्योंकि वो चीज देखते हैं कि फार ईस्ट के अंदर में इंडिया क्या कर रहा है। देखिए रिलॉस के ऊपर में एग्रीमेंट आ रहा है, रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसके अंदर में हम आर्टिलरी रीजन में वो चाइना का कंसर्न है। S-400 कब आया? 2018 में, और खास करके उसकी डिलीवरी कब आ रही है जब स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो और देखिए 2+2 डायलॉग में यदि आपने रक्षा मंत्री को सुना हो, खुल करके बोल रहे हैं कि जो कंसर्न्स हैं हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर। तो हम जब बातचीत करते हैं, हाँ एक चिंता का विषय आया था जब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया अब अप्रैल में आए थे और उन्होंने इंडो पैसिफिक के ऊपर में अपना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाया था, और यहां से सीधे चले गए थे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बड़ा उछला और बातें बड़ी चुली कि देखिए रशिया ने पहली बार ऐसा किया कि यहां का कोई फॉरेन मिनिस्टर आया, यहां बयान दिया, चिंता जाहिर की और पाकिस्तान चला गया। आज आप बताइए S-400 से S-500 की बात, जो कि इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा जनरल सिन्हा थोड़ा बताएंगे S-400 के बारे में जरा बताइए। सारे देश दुनिया के इसे खरीदना चाहते हैं, इसकी खासियत क्या है? कहते हैं कि कहीं से कोई भी आपके ऊपर हमला होगा तो ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने रेडार से डिटेक्ट करके और मिसाइल छोड़ेगा और हवा में ही जो हमला करने आपके ऊपर मिसाइल या कोई भी बॉम्ब आ रहा है उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। जी हाँ, देखिए जो भी क्रूज मिसाइल आते हैं, यूएवी आते हैं, इंक्लूडिंग फाइटर्स या बॉम्बर्स आते हैं, उनको इसको बर्बाद करने की क्षमता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर मैक्सिमम। रेडियस की बात दिल्ली में लगता है तो 400 रेडियस के ऊपर में कोई चीज इस तरह की आ नहीं सकती। इसके ऊपर में 4 तरह के मिसाइलें हैं जो कि आपको अब 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर में, और 72 टारगेट्स को एट ए टाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है। 72 टारगेट एक बार में? जी हाँ, 72। तो अभी कितने देशों के पास है ये S-400? देखिए S-400 2014 में जब रशिया ने इसको बोला, 2007 में आया था रशिया के अंदर में, तो टर्की ने लिया था, उसके बाद चाइना ने लिया, चाइना को मिला था S-300, उसके बाद S-400 का लोअर वर्जन मिला है। हमारे पास S-400 का बिग वर्जन है। S-500 के ऊपर में बातचीत, वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है रशियन आर्मी में, क्योंकि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और खास करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि टॉर्न डाउन अप्रोच स्पेस से आता है, उसको बर्बाद करने की क्षमता है। ओके जनरल सिन्हा, एक सवाल और। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेंशन, सबसे ज्यादा दुख इस समय पाकिस्तान और चाइना में ही होगा कि इंडिया के पास अब S-400 2 यूनिट आ भी गई हैं और बहुत जल्दी इंडिया तैयार हो जाएगा अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ। 100%। देखिए 5 यूनिटें आ रही हैं और 5 यूनिटें आप लगा लीजिए, आपको मैं यही बताऊंगा कहां कहां लगनी है। एक तो है तय, दिल्ली में लग जाएगा। हाँ। तो जब ये लगेगा तो ये बोथ फ्रंट के ऊपर में, और जब बातचीत जो हो रही है S-500 की, तो हाइपरसोनिक जो चीज लोग बना रहे हैं, और आपको टोटल आयरन डोम की जो बात करते हैं ना, जो मिसाइल, वो पूरा का पूरा मिलेगा और रशिया किसी को देने वाला नहीं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 203, देखिए कैशनिकोव जो आप बात करते हैं ऑटोमेटिक राइफल, ये रशिया का ब्रह्मोस से भी बड़ा ब्रह्मोस्त्र है, किसी को नहीं दिया उसने। ये आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके विशंबर जी, सुन पा रहे हैं? मैं सुन सकता हूं मानक। हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ विशंबर जी, पहले तो अपनी बात कंप्लीट करिए और फिर जरा इस पर S-400 और AK-203 इन पर भी थोड़ा बोलिएगा। देखिए, मैं कह रहा था कि पुतिन साहब उस दौर के नेता हैं, उस दौर के युवा हैं रशिया के, जब रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप बिल्कुल पीक पे थी और इंडो रशियन कल्चरल प्रोग्राम, इंडो रशियन डिफेंस कॉपरेशन, इंडो रशियन पीपल टू पीपल कॉपरेशन जब पीक पे थी, तो पुतिन साहब इंडिया के बहुत बड़े एक अपने उन दिनों के फैन है। और पुतिन साहब ने 2001 में इनिशिएटिव लिया था जिसकी बात त्रिगुनायत साहब ने की। तो मेरा मानना यह है कि और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छी केमिस्ट्री उनकी रहेगी जहां तक केमिस्ट्री की बात है। और आउटकम की बात जो है वो मैं इसके सर्टनली अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान को तो जाएगा ही जाएगा। और मैं समझता हूं कहीं दोनों देशों की इस टाइम पे कंपल्शन है, दोनों देशों की कंपल्शन है साहब। हमारा और चाइना का स्टैंड ऑफ है, हमारा तालिबान के साथ हमारे अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है
वो हमारे इंटरेस्ट को क्षति पहुंची है। उधर उनको आप देखो, बॉर्डर पे, पोलैंड बॉर्डर पे बेलारूसिया की स्टैंड है, यूक्रेन के साथ है, नाटो और रशिया के डिफरेंसेस हैं। तो दोनों देशों को क्या हो सकता है। जहां तक S-400 की बात है, S-400 की कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी तरह से बयान किए, और S-400 का भारत में आने से एक हमारा एयर डिफेंस मजबूत हो जाता है। किसी भी मिसाइल से, किसी भी उनसे हमें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं रहता। जहां तक AK-203 की बात है, हमारी बहुत, और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम S-300 के दिनों से बात कर रहे हैं, हम आज से नहीं। 2003, 2002 जब S-300 था, तब से हमारी मुहिम थी कि रशिया हमें S-300, S-400 दे, और S-500 जब अपग्रेड आएगा, अभी वो उसका अपग्रेड ट्रायल चल रहे हैं, अपग्रेड आएगा, उसमें 4-5 साल लगेंगे। लेकिन जहां तक AK-203 की बात है, ये भी हम 4-5 साल से लगे हुए थे, और पुतिन और मोदी साहब के समिट की आवश्यकता नहीं थी इसके लिए। ये तो साहब आनी थी, इसको आना था, इसकी डील बहुत दिन से तय थी। आज की जो अहमियत है उसको समझो। आज एक मैसेजिंग है दोनों कंट्रीज की कि हम साथ हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हम रेनी सीजन फ्रेंड्स नहीं हैं, हम ऑल सीजन फ्रेंड्स हैं। और जैसे आपने भी बोला, जैसे त्रिगुनायत साहब ने बोला, कॉमर्शियल और वो सब इंटरेस्ट अपना सब देखते हैं। अब रशिया को भी डिफेंस इंडस्ट्री चलानी है, लाखों लोग उस पर डिपेंडेंट है, तो वो अगर कुछ पाकिस्तान को बेचता है तो ऐसा नहीं है। और जो पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज की होगी रशिया ने, मैं समझता हूं वो भी कहीं ना कहीं उसमें अफगानिस्तान का इंटरेस्ट होगा उनका। अफगानिस्तान में जो इंटरेस्ट है, रशिया समझता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत पकड़ है, तालिबान पर बहुत पकड़ है, उसकी बैली है साहब, तजिकिस्तान में उसके इंटरेस्ट हैं, और वो नहीं चाहेगा कि सेंट्रल एशिया और इसमें चाइना इतना जो है इंफ्लुएंशियल रहे। तो उसका अपना इंटरेस्ट है, हमारा भी इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है। तो दोनों की दोस्ती बढ़ेगी, मैं समझता हूँ इससे बढ़ेगी। और ठंडे बस्ते में लगी थी कुछ दिन, ये भी एक हकीकत है कि ठंडे बस्ते में लगी थी, वरना AK-203 4 साल पहले साइन हो जाती, Ka-226 बहुत पहले साइन हो जाता। ट्रंप एरा में हमें लगा था कि भाई हमारी जो रिलेशनशिप है वो ठंडे बस्ते में जा रही है। ओके, अनिल जी एक कमेंट और करिएगा, उसके बाद नलिन कोरी और आलोक शर्मा के पास जा रहा हूं। तो आपका तीनों एक्सपर्ट्स का, और खासतौर से अनिल जी आपका स्पेसिफिकली, आपका तो यह मानना है कि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है जियोपॉलिटिक्स में, कूटनीति के हिसाब से, फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, या फिर डिफेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। ऐसे में अगर रशिया, चाइना और पाकिस्तान के करीब कुछ मायनों में गया भी है, तब भी हमें उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे और रशिया के जो रिश्ते हैं वो इतने गहरे हैं और इतने कॉमन इंटरेस्ट हैं उनकी और हमारे, कि दोस्ती हमेशा मजबूत ही रहेगी। मुश्किल समय जब आएगा, भगवान ना करे कभी आए, रशिया पहले की तरह हमारे साथ खड़ा रहेगा। अनिल जी। जी बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि मैं ये कहता हूं कि देखिए, बराबर की रिश्ता है। आज भारत वो 50 साल पुराना भारत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है रशिया के लिए भी। आज देखिए, भारत ने फार ईस्ट में जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है, कोई पहला डेवलप्ड कंट्री होगा जिसको हमने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बिजनेस बढ़ाने के लिए आगे, ये पहली बार हुआ है। तो आज भारत को मैं जानता हूं, और होना भी चाहिए, कि हमें आज चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो या रशिया हो, सबके साथ बराबर खड़े होकर के टक्कर लेना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि हमारा सबसे बड़ा मार्केट है उन सारे कंट्रीज के लिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, तो हमें उसको लेवरेज करना चाहिए किसी भी तरह से, और यही हमारी स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा मानना। दोस्ती अपनी जगह है, और आज की डेट में हम लोगों को वो भाई भाई, हिंदी रूसी भाई भाई, चीनी भाई भाई, ये सब नहीं चलता। रियल पॉलिटिक है। राइट, ओके। आलोक शर्मा, प्रैक्टिकली देखें, तीनों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, हम भी अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब अपने पुराने दोस्त साथ में पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। तो ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं कि विदेश नीति में हमारी सही नहीं जा रही है? देखिए, अभी तीनों एक्सपर्ट्स ने एक बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं विदेश नीति की ढुलमुलता की वजह से ट्रंप की तरफ ज्यादा झुकाव हुआ और उसकी वजह से रशिया दूर गया। तीनों एक्सपर्ट्स ने इस बात में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है कि 4 साल पहले शायद एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था। और एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमें मार्केट के हिसाब से अपना बनाना चाहिए। तो चाइना ने तो अपने आप हमें मार्केट बना ही लिया है। कोरोना काल में 46% इंपोर्ट हिंदुस्तान में बढ़ गया है। चाइना ने हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट किया है हिंदुस्तान के अंदर। मुझे लगता है कि हमें बहुत संभल के चलना चाहिए था। अब बात आती है, आप देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए जो मैं कह रहा हूं, कि क्या एक दुश्मन हमारा, उसके घर में हमारा दोस्त जाकर युद्धाभ्यास करे
और अनिल जी कहें कि साहब उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और ना ही कोई डिफेंस एक्सपर्ट सहमत होगा। क्या हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं, क्या वो अगर पाकिस्तान को पता चलती है, रशिया से टेक्निक कोई सीखते हैं वो युद्ध की, वो हमारे खिलाफ ही तो इस्तेमाल करेगा, वो रशिया के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकली साउथ एशिया पूरी तरह से डिस्टर्ब है जब से मोदी जी आए हैं। अफगानिस्तान में हमारा 35 से 40 हजार करोड़ जो इन्वेस्टमेंट था जो स्टेक पे लगा हुआ है, हम पार्ट ही नहीं रहे उसके। हम ओमान में चुपचाप तालिबान के लोगों से गुपचुप मिलते रहे, हमारी सरकार, उसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं रहा। अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, यहां पर आप बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने ये ले लिया, हमने वो टेक्नोलॉजी ले ली। 7 साल में रशिया ने एक टेक्नोलॉजी हमें नहीं दी है, अगर दी है तो उसका नाम जरूर इस शो के बाद बता के जाइएगा। राजीव जी के समय में परम 10,000 कंप्यूटर हमने ले लिया था उनसे। एंसो इंडेक्स जो मौसम वाला था, राजीव जी के समय में ले लिया था। ओके, पहले अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद नलिन कोहली को मौका दे रहा हूं रिस्पॉन्ड करने का। अनिल जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पहले। हाँ बोलिए अनिल जी। देखिए, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं ये सही बात एक कहना चाहता हूं आपको। मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिए कि कब रशिया आपके साथ खड़ा रहा, चाहे वो चीन के खिलाफ हो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, दोनों मैंने आपको बताया। पिछले 7 साल में कब खड़ा रहा अनिल जी? जहां तक डिफेंस की एक्सरसाइज पिछले 7 साल में हमारे साथ रशिया कब खड़ा रहा है? एक एग्जाम्पल बताइए मुझे। आलोक जी सुन लीजिए एक सेकंड प्लीज। नहीं, एक एग्जाम्पल बताइए। चाइना के बारे में एक स्टेटमेंट तक नहीं दी रशिया ने हमारे फेवर में, अगर है तो नहीं बताइए मुझे कहीं स्टेटमेंट। 7 साल में विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया सरकार। ओके अनिल जी, और आप लीपापोती कर रहे हैं। अच्छा आलोक शर्मा एक सेकंड सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। नहीं देखिए, अब ये बात है कि आप इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं। रशिया का ये है, रशिया नहीं चाहता है कि भारत और चीन के बीच लड़ाई हो, उसको किस तरह से कम किया जाए। आपको बीच में उन्होंने कोशिश की है कि टेम्पर किया जाए। डिप्लोमेसी तो वही चीज है ना। अगर ओपनली पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दे कि चीन ने गलती करी या इंडिया ने गलती करी, तो ये कोई ढंग होता है? उनका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और इंडिया भी उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हम RIC में साथ साथ हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। हम ब्रिक्स में साथ साथ हैं, SCO में हम साथ साथ हैं, रशिया और चाइना। कभी अफगानिस्तान में हमें कहीं नहीं पूछा उसने, रशिया ने। ये बात आलोक जी कांग्रेस के टाइम पे भी हुई है। मैं तो इधर नहीं, अफगानिस्तान के मैटर में हमें बिल्कुल साइड करके रख दिया रशिया ने। क्या ये सच नहीं है? रशिया नहीं आपको बुलाया था, लेकिन रशिया ने आपको बुलाया था। पहली बार इंडिया के 2 एम्बेसडर, चाहे वो अफगानिस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के, उन्होंने रशिया मॉस्को में अटेंड किया था। ये हमारा डिसीजन था, क्योंकि तालिबान के साथ हम नहीं डायलॉग रखना चाहते थे। हमने कहा कि हम इनफॉर्मली वहां पर। ओके नलिन कोहली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद क्या किसी ने आपके पास आ रहा हूं। नलिन कोहली सर पे बैठा दिया, नलिन कोहली नहीं पाए तो किसका? नलिन जी बोलिए। वो तो अमेरिका ने बैठाया ना, वो तो तालिबान अमेरिका ने बैठाया। अरे साहब, ये तीनों लोग क्या कर रहे थे? ओके नलिन कोहली आलोक जी एक सेकंड रुकिए ना। नलिन कोहली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रशिया ने सबसे पहले मान्यता दी। ओके नलिन कोहली, तो बता दीजिए मुझे, पाकिस्तान से भी पहले टाइज बनाने की बात रशिया ने की और हम मूक दर्शक बन के चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है अभी। ऐसा है नलिन कोहली। मैं कुछ कहूं या आलोक जी को अगर अपना ज्ञान बांटना अगर खत्म हो जाए तो फिर हम भी थोड़ा सा कोशिश कर ले कुछ कहने के लिए। तो मैं कम से कम अपने आप को अनिल जी जैसे एक्सपर्ट नहीं मानता। देखिए अनिल जी ने काम किया है, अनिल जी ने काम किया है वहां, और आपके शो पे जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी सीख दोनों के आधार पे यहाँ अपने बयान दे रहे हैं। वो राजनेता नहीं है और स्पष्ट अपने आप को राजनीतिक डिबेट से दूर कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, इसमें कोई डर नहीं है, हमारे कोई मतलब लड़ाई भी नहीं है। प्रश्न जरूर पूछें, वो विपक्ष के का है, लेकिन कितने तर्कों पे वो अपने बहस करना चाहते हैं वो भी उनका अधिकार है। आप मुझे बताइए, मैं इसलिए शुरू में मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हंसना चाहिए रोना चाहिए। एक जो पार्टी कह रही है हम चाहेंगे कि मिग के ऊपर में क्या बातचीत हो रही है, सुखोई के बारे में बातचीत क्या हो रही है। अरे भाई सुखोई खरीदा था जब मुलायम सिंह यादव जी थे देश के रक्षा मंत्री, आपकी सरकार ने खरीदा नहीं। दूसरी बात आ जाइए, राफेल को 10 साल तो खरीद नहीं पाए आप। जब खरीद लिया सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो आपने कहा घोटाला है घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, CAG सब जगह से क्लीन चिट हो गया, तब भी नहीं। तो इसलिए देखिए इनकी क्या है, आज नीति जो है रक्षा नीति देश हित में है, सुरक्षा नीति अपनी जगह है, कूटनीति अपनी जगह है। कांग्रेस की नीति है कि भाई हम जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे और हमें गाली देना है टीवी के ऊपर में, तो देते रहिए, किसने मना किया है आपको। और 2 सवाल के जब जवाब मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं ये बता दीजिए। अब इनको अगर कूटनीतिक रूप से इनका इतना ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो बताइए हमारे जितने लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं सब भी डिप्लोमेसी की वजह से भी तो हैं। चीन के साथ सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए थे क्या?
वही नेहरू जी के जमाने में कहा नहीं जाता था, अब मेरे सबसे कम बाल है शो में, नहीं शायद अपने सिन्हा साहब भी है, तो उस टाइम में कहा था नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्लोज इन लद्दाख। क्या एरिया है? आपकी क्या कूटनीतिक सोच थी जब किलिनोची आपने पकड़ा दिया आइलैंड को? आपकी क्या सोच नीति थी इन टर्म्स ऑफ कोको आइलैंड्स? आपकी क्या कूटनीतिक सोच थी जब बर्मा के बॉर्डर पे नॉर्थ ईस्ट में क्या चीजें हो रही थी? तो मतलब ठीक है, आपका ध्यान नहीं था, भारत चीन भाई भाई था, आपका वो एक अपनी नीति थी, देश हित में आपने भी सोचा, अब उसके अच्छे परिणाम हो बुरे परिणाम हो वो सामने देश के हैं ही है। ओके। अब भारत सरकार आज अपने हित में सोच रही है, देश हित में कि हमें क्या करना चाहिए, उसके परिणाम अलग अलग देशों के दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोए या हंसे या उस पर दोष ढूंढे, जनता फाइनली तय करती है। हम तो विशेष आलोक शर्मा छोटा सा इंटरवेंशन, मुझे उसके बाद के सिन्हा के पास जाना है। बयानबाजी बदलते रहते हैं। आलोक शर्मा छोटा सरकार और तालिबान की लास्ट लाइन, तालिबान एक लास्ट लाइन, तालिबान के ऊपर में प्रश्न उठाने से पहले बता दीजिए, आपके नेता तो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते थे। क्या बातें कर रहे हैं भाई आप? मुझे लगता है कि बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी केवल ओसामा जी कह दिया था उसी पे अटकी पड़ी है अभी तक। आप सरकार चला रहे हैं, आप कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि साहब, मैंने एक सवाल इनसे पूछा था कि रशिया से 7 साल में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ हो तो उसका नाम बताइए, इन्होंने नहीं बताया। तालिबान के ऊपर अभी मैंने कहा कितना मिसकैलकुलेशन रहा वो हम नहीं कर पाए। मुझे केवल ये बताइए, हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं, हमारी फौज लड़ी, हमारे फौजी शहीद हुए, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट नहीं दिया, ना कोई घुसा था, ना कोई बैठा था, ना कोई उठा था। अब एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देता हूं, मेरी बात से तीनों एक्सपर्ट्स सहमत होंगे। जब चाइना के साथ हमारे टर्म्स खराब थे और एनडी तिवारी जी विदेश मंत्री थे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, मुझे लगता है कि उस समय पर राजीव गांधी जी का दौरा कई वर्षों तक इस बात से टला रहा और कोरिया से जाकर एनडी तिवारी साहब ने जब तक अपनी बातें नहीं मनवा ली, हम नहीं गए। ओके, के सिन्हा आलोक शर्मा कह रहे हैं एक मौका बता दीजिए, पिछले 7 साल में जब आपका दोस्त रशिया आपके साथ यानी हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा हो। के सिन्हा जी हाँ, देखिए मैं थोड़ी सी आपको विनम्र, मैं पॉलिटिकल डिबेट से बाहर निकलता हूँ। हाँ। गलवान की याद कराता हूँ। गलवान में हमारे जो शहीद हुए 20 जवान, उसके बाद पहला रशियन टेलीविजन में ऑफिशियल उन्होंने पूरे के पूरे जो चाइनीज मरे थे उनका लिस्ट छाप दिया और उन्होंने 65 डेड बॉडीज के बारे में बात की। S-400 की डिलीवरी को प्रीपोन कर पहले ला करके आपको देने के लिए, जो रेजिमेंट आप बात कर रहे हैं 2 रेजिमेंट, जो 5 रेजिमेंट था वो आपको दे दिया। इसके अलावा सुखोई 3 MKI उसके जितने, और जो देखिए जो हमारे रक्षा मंत्री या फॉरेन मिनिस्टर गए थे रशिया के ही, मैं अब बाद में आऊंगा थोड़ा अफगानिस्तान यदि आप देंगे, वहां पर गए थे और जो हमारी बातचीत हो रही है, जो देखिए आप चाइना को कह दीजिए कि दुश्मन हड़प लिया, जब कोई 1 इंच जमीन गई नहीं। आज के दिन में हाँ विस्तारवाद करना चाहता है, आपकी जमीन को हड़पना चाहता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, मगर आप उसको थ्रेट को अपने बलबूते पे जीतिएगा और बलबूते में आपको दूसरे खड़े मिलेंगे। जब आप नाटो की बात करने लगे ना, कहा कि क्वाड आ गया और नाटो हो रहा है, आपने बेच दिया, लोगों को कर दिया, आप नाटो बना रहे हैं। कोई नाटो नहीं है। क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर में, और इंडिया ने साफ कर दिया, इसलिए वहां ऑकस आया है। तो इंडिया की जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और मैं फिर अफगानिस्तान में आता हूं। अफगानिस्तान में जो रशिया है, उसी समय तक जब तक अमेरिका नहीं गया, वहां से निकल नहीं गया, क्योंकि उसका मेजर कंसर्न था और उसको दिखाना था कि अमेरिका वहां हार के निकला है, वो निकला। उसके बाद आप अगस्त से लीजिए और सितंबर अक्टूबर एनएसए उनके आते हैं, हमारे एनएसए की मीटिंग में इंडिया और रशिया एब्सोल्युटली 1 पेज में है आज अफगानिस्तानी के ऊपर, और आप कहेंगे उसका एंडोर्समेंट है। जो भी वहां से चीज आतंकवाद आएगा, रेडिकलाइजेशन होंगी, और आपको पता होगा तुर्कमेनिस्तान से लेकर मजार शरीफ से पेशावर। ओके जनरल सिन्हा, 1 सेकंड, मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। विशंबर जी एक छोटा सा कमेंट और, जो आलोक जी कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है। जैसा आपने कहा ना सबने कि हर कोई अपने अपने हित देखता है, रशिया भी अपना हित देखेगा। अगर उसने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई है, वो चाहेगा कि पाकिस्तान नाराज ना हो, और इसका एक उदाहरण हमको मिला जब हिंदुस्तान ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। याद करिए, रशिया ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया, विरोध नहीं किया, लेकिन खुलकर समर्थन भी नहीं किया। विशंबर जी
देखिए, वो रशिया कभी इंटरनल अफेयर्स में नहीं होता है, इंटरनेशनल पॉलिसीज कुछ चीजों में बहुत रिफ्रेन करता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 2020 में दोनों चाइना और अगर भारत के रक्षा मंत्री एक कोई से इवेंट पर सेलिब्रेट करने जाते हैं मॉस्को के अंदर, तो कुछ ना कुछ रशिया का इनिशिएटिव होगा ना। ये सारी चीजें नहीं आती। मैं टेक्नोलॉजी पे भी नहीं बात करना चाहता। देखिए, इस एक सच जरूर है कि पिछले 5-6 साल में हमारे और रशिया के रिलेशंस काफी कोल्ड वाइब्स के थ्रू थे। ये एक हकीकत है और आज का दिन ऐतिहासिक है। इस तरह देखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें टेक ऑफ करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। अनिल जी, एक छोटी बात बीच में बताऊंगा मैं। जल्दी से विशंबर जी। हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है ट्रेड। हमारा और रशिया का जो ट्रेड है वो नहीं बढ़ रहा। साहब, डिफेंस कॉर्पोरेशन से निकालिए जो पीपल टू पीपल और ट्रेड जो है। ओके, ऑलराइट। अनिल जी, छोटा सा, बहुत छोटा कमेंट, क्या आप सहमत हैं ट्रंप के रहते हमारे रिश्ते रशिया से बिगड़े थे और ट्रंप के जाने के बाद ट्रैक पे आ रहे हैं? क्या ये एनालिसिस सही है? नहीं, मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, रशिया और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा एक तरह से रहे हैं जब से कि येल्सिन के बाद से। तो वो उनका जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है। और आज भी अगर आप पेंटागन की रिपोर्ट देखें जो अभी आई थी 2021 में, उसमें रशिया उनका नंबर 1 कॉम्पिटिटर माना गया है, चाइना नंबर 2 था। तो इसलिए ये तो हमेशा रहेगा, वहां पे वो कंपटीशन रहेगा और उसका इससे ट्रंप से इतना बड़ा कोई ताल्लुक नहीं है। बट एक बात बता दूं मैं कि अमेरिका जो है वो भी ये चाहता है कि अगर आप रशिया से $5 की चीज खरीदें तो हमसे $6 की चीज खरीदें। अब ये हमारे लिए है कि हमारे लिए कौन सी चीज कहां से मिलती है, वहां से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान अपने हिसाब से फैसला लेगा जो उसको सूट करता है। उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, कूटनीतिक हित हो सकते हैं, तमाम तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जाते हैं। बस राष्ट्र की बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं और ये बैठक बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। न्यूज़ 24 इस बैठक की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबका, नलिन जी, आलोक शर्मा, अनिल जी, आपका भी थैंक यू, के सिन्हा और विशंबर जी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।